हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज इस फॉरेस्ट्री के पेपर में हम क्वेश्चन नंबर 34 से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, 1 हेक्टेयर लैंड इज इक्वल टू। यहां पर आपका हेक्टेयर और एकड़, ये जो जमीन की माप है, इससे संबंधित प्रश्न है कि 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है ये आपका 2.47 एकड़। ठीक है, तो 2.47 एकड़ का होता है 1 हेक्टेयर, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री विद द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम गेन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। मतलब फॉरेस्ट्री का उद्देश्य, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, ये किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है, ये कहलाता है आपका इंटेंसिव फॉरेस्ट्री। इसको अपन क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। यहां पर आपका ये इंटेंसिव फॉरेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, सेम ऐसा ही एक वर्ड अभी हमने पढ़ा था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर या इंटेंसिव फार्मिंग, जिसको अपन ने हिंदी में कहा था गहन कृषि। तो गहन कृषि और ये जो गहन फॉरेस्ट्री है, ये दोनों मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक कोई एरिया है, उस एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन को प्राप्त करने के लिए जितनी भी प्रकार की हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार की जो फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट्री के केस में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं अपन यहां पर इंटेंसिव फॉरेस्ट्री कहा जाता है। और यही यदि एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है तो इसको इंटेंसिव फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लाइज इन। बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, इंडिया के सारे एग्जाम में आया हुआ है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका देहरादून, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 वेरी इंपॉर्टेंट, आपका गर्डलिंग किससे संबंधित है, आपका ध्यान रखेंगे, ये गर्डलिंग से संबंधित है। आपका क्वेश्चन नंबर 37, ये आप ध्यान देना यहां पर। गर्डलिंग जो आने वाला आपका एग्जाम है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लिया जाए ये कोई प्लांट है, ये क्या हो गया, कोई ये प्लांट है। अब ये जो प्लांट है, आपको मालूम है कि प्लांट में अलग अलग प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। ये आपका फ्लोएम टिश्यू और इसके अंदर क्या होता है आपका ये जाइलम टिश्यू। आपको मालूम है कि प्लांट में क्या है, ये आपका जाइलम टिश्यू हो गया। ये जाइलम का फंक्शन आपको क्लियर है। जाइलम का फंक्शन क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर इन मिनरल्स इन प्लांट। ठीक है, और फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है आपका, ट्रांसलोकेशन मींस कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। मतलब पौधे में दो प्रकार के ऊतक उपस्थित हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के द्वारा आपका खनिज लवण और जल का परिवहन होता है और फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थ का परिवहन होता है। तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि जब हम गर्डलिंग करते हैं, गर्डलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम यहां पर क्या करेंगे, ये ऐसा करके जो फ्लोएम टिश्यू है इसको क्या है काट करके हम यहां से क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ये हमने किसको अलग कर दिया, ध्यान रखना है यहां पर, ये फ्लोएम टिश्यू को काट करके अलग कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि गर्डलिंग हम कौन से टिश्यू को सेपरेट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है गर्डलिंग की मैकेनिज्म में हम फ्लोएम टिश्यू को सेपरेट कर देते हैं। अब यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान देना कि जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास ये प्लांट है। प्लांट क्या है आपका, ये पत्ती है, यहां से फोटोसिंथेसिस होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और ये जो भोजन यहां पर बनता है एक फ्लोएम के द्वारा ही क्या होता है, यहां पर इसका कंडक्शन होता है। तो यहां पर आपने क्या किया कि फ्लोएम टिश्यू को, मतलब गर्डलिंग बोलने का मतलब यह है कि पूरा किनारे किनारे से अपन टिश्यू को क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे। तो किनारे में जो आपका फ्लोएम टिश्यू है वहां से अलग हो जाएगा। तो अलग होने के कारण इस एरिया से भोज्य पदार्थ का परिवहन नहीं हो पाएगा, फूड मटेरियल का कंडक्शन नहीं हो पाएगा। तो उस स्थिति में प्लांट की क्या है, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि गर्डलिंग की जो प्रोसेस है ये किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे टू किल द अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, मतलब 37 का जो आंसर है किल अनवांटेड ट्रीज, मतलब ऐसे वृक्ष जो किसी प्रकार से इंफेक्टेड हो गए हैं या किसी प्रकार के उपयोगी नहीं हैं,
तो ऐसे वृक्षों को यदि जंगल से अपने को हटाना है तो हम उसमें गर्डलिंग कर देंगे। गर्डलिंग करके उसका फ्लोएम टिश्यू को हमने रिमूव कर दिया, तो फ्लोएम टिश्यू रिमूव हो जाने के कारण उसमें कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल मींस ट्रांसलोकेशन की मैकेनिज्म रुक जाएगी और भूखमरी के कारण मतलब प्लांट को भोजन नहीं मिल पाएगा, स्टार्वेशन, और फाइनली उसकी क्या हो जाएगी, यहां पर डेथ हो जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखेंगे 37 गर्डलिंग इज अ मेथड यूज्ड टू, आंसर क्या बना, ए वाला आंसर, किल अनवांटेड ट्रीज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आता है यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 माइमोसिन। क्वेश्चन नंबर 38 यहां पर रिलेटेड है किससे, आपका ध्यान रखेंगे माइमोसिन से संबंधित है। ये किससे रिलेटेड है आपका ध्यान रखेंगे, ये आपका माइमोसिन से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है माइमोसिन इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रोटीनस एमिनो एसिड। नॉन प्रोटीनस एमिनो एसिड। देखो नॉन प्रोटीनस एमिनो एसिड बोलने का मतलब यह है कि हम ये बोलते हैं कि किसी भी प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड के अलावा भी कुछ एमिनो एसिड हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है, तो वैसा ही एक एमिनो एसिड है, इसका नाम क्या है, माइमोसिन एमिनो एसिड। और ये माइमोसिन एमिनो एसिड है, ये कैसा है ध्यान रखना आपका, ये टॉक्सिक होता है। कैसा होता है आपका, ये विषैला होता है। और ये पहली बार इसको प्राप्त किया गया था कहां से, तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट टाइम ये प्राप्त हुआ था कहां से, आपका एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम है माइमोसा प्यूडिका। माइमोसा प्यूडिका मतलब इंग्लिश में ये साइंटिफिक नेम है, इंग्लिश नेम इसका टच मी नॉट। टच मी नॉट या हिंदी में को बोलते हैं छुई मुई या लाजवंती के नाम से जानते हैं, छुई मुई या लाजवंती हिंदी में, इंग्लिश में टच मी नॉट, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, माइमोसा प्यूडिका। तो इसी प्लांट से ये टॉक्सिक एमिनो एसिड पहली बार प्राप्त हुआ था, माइमोसिन। और यहां पर ये आपका ल्यूसिना नामक प्लांट में भी पाया जाता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है माइमोसिन इज प्रेजेंट इन, यहां पर हमारा आंसर क्या बना है, ल्यूसिना। इसमें यहां पर आंसर क्या बना है आपका ध्यान रखेंगे, ये एक ये ल्यूसिना नाम का ये प्लांट है, इससे प्लांट प्राप्त होता है। ध्यान रखना पहली बार माइमोसिन मिला था किससे, माइमोसा प्यूडिका से, इसीलिए इसका नाम क्या है, ये माइमोसिन है। लेकिन इसके अलावा इस प्लांट में भी ये पाया जाता है, ल्यूसिना नाम का प्लांट है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे 38। तो ये हुआ कंप्लीट यहां पर आपका। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आइए यहां पर आप क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 अ सॉइल विथ अ पीएच ऑफ 3.2 इज, मतलब एक मिट्टी है, वो मिट्टी आपका क्या है कि जो पीएच वैल्यू है उसका पीएच वैल्यू क्या है आपका 3.2 है इसका पीएच वैल्यू। तो ये मिट्टी कैसी होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो पीएच वैल्यू हमारा क्या होता है, ये जो पीएच होता है 7 तक का क्या होता है, न्यूट्रल या उदासीन होता है। इससे नीचे का यदि पीएच है तो वो क्या रहेगा आपका, एसिडिक रहेगा। और इससे ऊपर का पीएच यदि है तो वो क्या रहता है आपका, एल्कलाइन रहता है। ये तो पढ़ चुके हैं अपन अच्छे तरीके से। तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि एक मिट्टी है जिसका पीएच क्या है 3.2, तो वो मिट्टी कैसी होगी, एसिडिक सॉइल होगी, आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना पिछले पेपर में अभी मतलब जो पिछला जो एक्सप्लेनेशन क्या था इसके क्वेश्चंस का, वहां पे लेटेराइट सॉइल के बारे में बताया था। तो लेटेराइट सॉइल जो होती है वो भी एसिडिक सॉइल होती है, मतलब उसका जो पीएच वैल्यू होता है, लेटेराइट सॉइल का पीएच वैल्यू होता है, ध्यान रखेंगे आपका मोर देन 6, मतलब इसका पीएच वैल्यू क्या रहता है, ध्यान रखेंगे यहां पर मोर देन 6 बट लेस देन 7। मतलब ये जो आपका लेटेराइट मिट्टी है इसका जो पीएच वैल्यू है 6 से लेकर के 7 के बीच का है। मतलब लेटेराइट मिट्टी भी क्या होती है, ध्यान रखेंगे एसिडिक सॉइल होती है, क्योंकि इसका पीएच इन बिटवीन 6 to 7, तो ये एसिडिक सॉइल रहेगी लेटेराइट सॉइल भी। और यहां पर जो क्वेश्चन है 39 ये भी क्या आपका 3.2 पीएच की बात कर रहा है, मतलब ये सॉइल क्या है आपका, यहां पर ये एसिडिक सॉइल है या अम्लीय मृदा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 40, द टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन विच टिक प्लांट ग्रो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर टिक किसकी बात हो रही है आपका, ये टिक प्लांट की बात हो रही है। ये हो गया टिक, ठीक है, हिंदी में इसको अपन बोल देते हैं, ध्यान रखना ये सागौन।
इसका साइंटिफिक नेम है आपका, ध्यान रखेंगे, ये टेक्टोना ग्रैंडिस। इसको किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, ये टेक्टोना ग्रैंडिस है, ध्यान रखेंगे, टिक तो टिक टेना, ठीक है, टेक्टोना ग्रैंडिस। तो सागौन का जो वृक्ष है या जो ट्री है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस। और ये पाया जाता है, स्पेशली आपका ध्यान रखना, जो हमारे यहां का मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। जैसे हम पढ़ते हैं कि आपका जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में दो कैटेगरी है, एक है आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस और दूसरा क्या है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। ध्यान देना, यहां पर जो फॉरेस्ट हम लोग पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं क्या, यहां पर ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय वन। तो जो उष्णकटिबंधीय वन है, इसको हम क्या करते हैं, टू कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय वन, ये आपका हो जाता है, ध्यान रखेंगे, आपका एक अपन पढ़ते हैं क्या, ये मॉइस्ट डेसिडुअस, क्या पढ़ते हैं हम, ये आपका मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पढ़ते हैं। और दूसरा क्या पढ़ते हैं अपन, ध्यान रखना, ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पढ़ते हैं। मतलब ये क्या हुआ आपका, आर्द्र पर्णपाती वन, और ये क्या हुआ आपका, ध्यान रखेंगे, शुष्क पर्णपाती वन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जैसे आगे और क्वेश्चन देखेंगे तो भारत की वनस्पति मुख्यतः क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मोर देन 39% से अधिक जो पार्ट है वो क्या है आपका, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मतलब भारत की वनस्पति में सबसे ज्यादा किसका एरिया है, तो आपको यह ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर आता है ये आपका, तो इसका एरिया भी क्या होता है, मोर देन 30% के आसपास इसका एरिया है आपका। तो आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि द मेन वेजिटेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, तो आपको आंसर क्या देना है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। और यहां पर जो क्वेश्चन है, ये जो आपका मॉइस्ट फॉरेस्ट दिख रहा है, इस मॉइस्ट फॉरेस्ट में आपको मिलेगा साल और सागौन। क्या मिलेगा आपका, साल और सागौन मिलेगा, ध्यान रखना। मतलब अबाउट 16% जो पार्ट है वो आपका साल है और 13% पार्ट आपका क्या है, सागौन है। तो अभी आगे चल के भी आपका क्लियर हो जाएगा कि कितना अपने को साल है और कितना सागौन है। तो साल का ध्यान रखेंगे 16% और सागौन का कितना है आपका 13%। तो ये यहां पर जो क्वेश्चन है 40 नंबर, द टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन विच प्लांट ग्रो इन, तो आपका आंसर बी बना, डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद आपको मिलता है यहां पर, ठीक, इसमें आपका आ जाता है ये सिल्वी पास्चर मीन्स। ठीक, सिल्वी पास्चर का मीनिंग क्या है, तो आपको ध्यान रखना है भाई, पास्चर लैंड का मतलब क्या है, चारागाह। दो वर्ड है हमारे पास, एक ये हमारे पास क्या है, देखिए ये हो गया सिल्वी कल्चर, तो सिल्वी कल्चर तो होगा फॉरेस्ट्री, ठीक है। और दूसरा क्या है अपने पास, ध्यान रखना, ये पास्चर लैंड। दूसरा क्या है आपका, ये पास्चर लैंड। तो पास्चर लैंड का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, ये चारागाह। ये दोनों को मिला करके जहां पर ये काम किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा आपका, सिल्वी पास्चर के नाम से जाना जाएगा। तो सिल्वी पास्चर बोलने का मतलब यहां पर आपका वृक्षारोपण भी होना चाहिए और साथ में चारागाह का भी विकास होना चाहिए। तो चारागाह मतलब वहां पे ग्रासेस वगैरह होना चाहिए। तो यहां पर 41 का आंसर क्या बना, ए वाला आंसर बना, ग्रोइंग ट्रीज विथ ग्रास। ग्रास मतलब क्या है, चारा, ठीक है। तो ये पहला वाला आंसर बना, ग्रोइंग ट्रीज विथ ग्रास, ये इसका आंसर हुआ यहां पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 42, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग डायमीटर एट अनरीडेबल हाइट ऑफ स्टैंडिंग ट्रीज। मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका वृक्ष की ऊंचाई मापने की बात की जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई वृक्ष की बात हो रही है, तो वृक्ष के अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी। क्या बोलते हैं वृक्ष के अध्ययन को अपन, डेंड्रोलॉजी। तो आपको ध्यान रखना है, वृक्ष से संबंधित आया तो आपको ध्यान रखना, ये मैं बता देता हूं, डेंड्रो वर्ड कहीं पे भी आया मतलब ट्री, ये क्या हो गया हमारे पास, डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ट्री, या फिर हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना आपका, ये डेंड्रो क्रोनोलॉजी। देखो डेंड्रो मतलब वृक्ष और क्रोनो मतलब क्या हो गया, टाइम।
मतलब वृक्ष की आयु का अध्ययन करना। भाई अपन डाइकॉट प्लांट में स्पेशली देखते हैं एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है, वार्षिक वलय का फॉर्मेशन होता है, और उसकी गणना करके अपन क्या करते हैं, किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण करते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है डेंड्रोमीटर। क्या लगा हुआ है यहां पे आपका, डेंड्रोमीटर। तो ये हुआ आपका 42 का आंसर हुआ सी, डेंड्रोमीटर यहां पर प्लांट की हाइट को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट आइए यहां पर क्वेश्चन नंबर 43, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की बात हो रही है, ध्यान रखना। हम लोग जनरली फॉरेस्ट्री में 3 वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वन को लगाना, प्लांटेशन करना। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, फॉरेस्ट को नष्ट करना या डिस्ट्रॉय करना। और रिफॉरेस्टेशन बोलने का मतलब क्या है कि किसी स्थान पे जहां पे डिफॉरेस्टेशन हो गया है वहां पे पुनः वृक्षारोपण करना या पुनः वन को लगाना, ये प्रोसेस कहलाती है रिफॉरेस्टेशन। तो यदि डिफॉरेस्टेशन होगा तो डिफॉरेस्टेशन आपको सीधा सी बात मालूम है कि ये प्रभावित करता है रेनफॉल को। मतलब यदि जितना ज्यादा वनों की कटाई होगी तो वर्षा की मात्रा उतनी क्या है, कम होती जाएगी, या आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 43 है, डिफॉरेस्टेशन विल डिक्रीज। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या चीज डिक्रीज हो रही है, रेनफॉल, वर्षा की मात्रा में कमी आती जा रही है। नेक्स्ट आया यहां पे क्वेश्चन नंबर 44, अ नॉन ग्रास लाइक हर्बेशियस प्लांट इज कॉल्ड। ठीक है, नॉन ग्रास लाइक हर्बेशियस प्लांट इज कॉल्ड। तो यहां पे इसका आंसर बना है, ध्यान रखना आपका फॉर्म। इसका आंसर क्या बना है आपका, फॉर्म। अब कॉन्सेप्ट को समझना। भाई जैसे मैंने आपको बताया एक फैमिली होती है, उस फैमिली को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेमिनी। ग्रेमिनी फैमिली का न्यू नेम क्या है, ध्यान रखना आपका, ये पोएसी। और जो पोएसी फैमिली है इसको बोलते हैं अपन, ध्यान रखना, ग्रास फैमिली के नाम से जाना जाता है। और ये है क्या आपका, ध्यान रखेंगे, कौन सी फैमिली है आपका, ये मोनोकॉटिलिडन। ये आपका एक बीजपत्री की फैमिली है। ठीक है, मोनोकॉटिलिडन की फैमिली एक बीजपत्री की फैमिली है। अब पूरा कॉन्सेप्ट को समझना, हम ग्रेमिनी के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं। ग्रेमिनी फैमिली का न्यू नेम क्या है, ध्यान रखेंगे आपका, पोएसी। ये पोएसी जो है ये आपका क्या है, सीरियल क्रॉप फैमिली है, अनाज वाली फैमिली है। ऐसी को अपन ग्रास फैमिली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अधिकांश जो ग्रास है ये इसी के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ग्रास बोल दिए मतलब आपका फैमिली ग्रेमिनी का जो मेंबर है वो ग्रास कहलाएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो ग्रास के जैसे दिखाई तो दे रहे हैं, ठीक है, हर्बेशियस नेचर, साकी प्रवृत्ति के हैं। कैसे हैं आपका, ध्यान रखना आपका, ये साकी प्रवृत्ति के हैं। मतलब ये क्या है आपका, हर्बेशियस है ये, लेकिन ये आपका ग्रेमिनी फैमिली के मेंबर नहीं हैं। जस्ट लाइक सनफ्लावर। ठीक है, आपको जैसे सनफ्लावर है, ठीक है, ये क्या हुआ आपका, ये सनफ्लावर, ये हर्बेशियस प्लांट है, ये ग्रास का जैसा दिखाई देगा, लेकिन ये आपका क्या है, डाइकॉट है। क्या है आपका, ये डाइकॉट है या द्विबीजपत्री है। तो यहां पर बोलने का मतलब है कुछ ऐसे प्लांट हैं जो मतलब साकी पौधे या हर्बेशियस, बोलने का मतलब क्या होता है, तो इसमें क्या है, नॉट उडी। ये पहला पॉइंट है कि भाई जो अपन पढ़ते हैं हर्ब, श्रब और आपका ट्री, ये पढ़ते हैं कैटेगरी प्लांट की। तो भाई जो हर्ब होता है, हर्ब मतलब क्या, उसमें वुड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो सनफ्लावर में वुड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ग्रासेल में वुड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर जो सनफ्लावर है, ये सनफ्लावर क्या है कि ग्रास के जैसा हर्बेशियस कैरेक्टर या साकी प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन वो ग्रेमिनी फैमिली का मेंबर नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं, यहां पर ध्यान रखना आपका, फॉर्ब के नाम से जानते हैं, FORB। तो आपको ध्यान रखना है सनफ्लावर और आपका क्या, ये क्लोवर, ये प्लांट ऐसे हैं जो कि नॉन ग्रास हैं, ग्रेमिनी फैमिली के मेंबर नहीं हैं, लेकिन हर्बेशियस प्रकृति को प्रदर्शित कर रहे हैं। इनमें वुड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा प्लांट है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे आपका, अ नॉन ग्रास लाइक हर्बेशियस प्लांट इज कॉल्ड, इसको अपन बोलते हैं फॉर्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 44 का आंसर हुआ ए, फॉर्ब। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 45, विच ट्री स्पीसीज इज प्रिफर्ड फॉर वाटर लोग्ड एरिया। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया है कि जो यूकेलिप्टस होता है,
यूकेलिप्टस में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जल को खींचने की बहुत ज्यादा क्षमता पाई जाती है। तो कोई वाटर लॉक्ड एरिया है, मतलब मिट्टी पूरी तरीके से पानी से डूबी हुई है, उस सॉइल को बोलते हैं वाटर लॉक्ड सॉइल बोलते हैं। तो यदि वहां पर यूकेलिप्टस को हम ग्रो करा दें तो वाटर को क्या है, खींच करके जो जलमग्न मृदा है या जो वाटर लॉक्ड सॉइल है उसको नॉर्मल सॉइल में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस है आपका यूकेलिप्टस का। तो 45 नंबर का आंसर आपका बना यहां पर सी, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट आपको मिलेगा रिमूवल ऑफ लोअर ब्रांचेज ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रूनिंग। 46 का आंसर हो रहा है आपका ए, 46 का आंसर हुआ आपका ए, ये है आपका प्रूनिंग के नाम से जानते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए अपने को टिम्बर चाहिए, ठीक है, तो टिम्बर क्या है कि जितना ज्यादा बिल्कुल क्लीन हो, बिल्कुल सीधा सीधा जो टिम्बर रहेगा वो हमारे लिए क्या ज्यादा अच्छा रहेगा। और कोई ऐसी वाली यदि टिम्बर है कि भाई हम ये बोले एक टिम्बर हमारे पास ये है, ये देखिए यहाँ पे नॉट बना है, यहाँ पे नॉट बना है, यहाँ पे नॉट बना है, ये गठान जैसा बन गया ये, ठीक है, तो ये वाली जो टिम्बर है अच्छी नहीं मानी जाएगी क्योंकि बीच बीच में क्या है आपका ये नॉट बना रहेगा, तो उसके कारण क्या है कि ये टिम्बर उतनी अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन ये वाली टिम्बर जिसमें किसी प्रकार का नॉट या गठान नहीं बनी है वो हमारे ज्यादा अच्छी टिम्बर मानी जाएगी। तो बेटर क्या है कि भाई ये नॉट बनी कैसे, ये नॉट बनी है ये ब्रांचिंग के कारण। ये नॉट किसके कारण बनी है, ब्रांचिंग के कारण। तो इनिशियल स्टेज में जब पौधा वृद्धि कर रहा है तो उसकी जो छोटी छोटी ब्रांच वगैरह हैं उनको अपन तुरंत क्या है काट करके वहां से अलग कर दें, मतलब उसको नॉट बनने के पहले ही उस ब्रांच को अपन क्या कर दें वहां से रिमूव कर दें, तो हमको एक अच्छी टिम्बर सीधी सीधी मिल जाएगी। ये प्रोसेस कहलाती है प्रूनिंग कहलाती है। तो यहां पर 46 का आंसर क्या बना, रिमूवल ऑफ लोअर ब्रांचेस ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड, आंसर बना प्रूनिंग के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट आया आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 47, इन इंडिया कॉमन टाइप ऑफ फॉरेस्टेज। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो इन इंडिया कॉमन टाइप फॉरेस्टेज ध्यान रखेंगे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये हुआ आपका यहां पर ध्यान देना 47 में आपको दिखाई दे रहा है ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो अभी मैंने आपको क्लियर किया कि ये क्या है हमारे पास, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये आपका मोर देन 39% पार्ट को कवर करता है। उसके बाद क्या होता है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये। आइए फिर क्या होता है आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये अबाउट 30% पार्ट को कवर करता है। और ये आपको ध्यान रखना है ये थॉर्न फॉरेस्ट, कटीले वन, तो कटीले वन आपका क्या है ध्यान रखेंगे यहां पर आपका कटीले वन जो है ये आपका 6.9% एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका थॉर्नी फॉरेस्ट या कटीले वन या झाड़ी वाले वृक्ष अपन इसको मानते हैं यहां पर। इसके अतिरिक्त आपका जो माउंटेन फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट में आपका 16% आपको मिलेगा साल और 13% आपको क्या मिलेगा ध्यान रखना है यहां पर आपका ये टीक। दोनों का साइंटिफिक नेम याद रखना है, साल का साइंटिफिक नेम क्या है आपका ये सोरिया रोबस्टा के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, सोरिया रोबस्टा। और टीक का साइंटिफिक नेम अभी मैंने आपको बताया, इसको अपन क्या बोलते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस के नाम से जाना जाता है। ये था हमारा यहां पर फॉरेस्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज एनेक्टेड ड्यूरिंग, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये कब लागू हुआ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपका 1980 का है, 1980 का एक्ट है, आपको ये ध्यान रखना है यहां पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आपको बना यहां पर ए 1980, 1980। नेक्स्ट आता है आपका डेलबर्जिया सीड आर डिस्पर्ड बाय। देखिए 3 महत्वपूर्ण हमारे पास लकड़ियां हैं, टिम्बर हैं, साल, सागौन और तीसरा क्या होता है शीशम। तो साल और सागौन तो आपने जान लिया, अब यहां पर देख लीजिए आपका शीशम को देख लीजिए। तो शीशम का जो साइंटिफिक नेम है, शीशम का साइंटिफिक नेम है ध्यान रखना आपका ये, इसको अपन बोलते हैं ये डेलबर्जिया सिस्सू के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं इसको, ये डेलबर्जिया सिस्सू के नाम से जाना जाता है। इसका जो बीज है ये वायु के द्वारा क्या होता है, इसका डिस्पर्सन होता है। देखिए जो शीशम है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, डेलबर्जिया सिस्सू। और जो बीज है, भाई बीज एक स्थान दूसरे स्थान पर जाएगा, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन या प्रकीर्णन बोला जाता है। तो कुछ प्लांट के जो सीड हैं वो एयर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पर डिस्पर्सन होता है।
कुछ वाटर के थ्रू डिस्पर्सन होता है, कुछ बर्ड्स वगैरह के थ्रू, मतलब डिस्पर्सन ऑफ सीड एक अलग अपने आप में टॉपिक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है कि डेल्बर्जिया का सीड का डिस्पर्सन कैसे होगा या इसका विकिरण या प्रकीर्णन कैसे होगा, तो आंसर आपको देना है थ्रू विंड, वायु के द्वारा इसका प्रकीर्णन होता है या विकिरण होता है। नेक्स्ट आता है यहां पे क्वेश्चन नंबर 50, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड ड्यूरिंग। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 का है, बहुत कॉमन क्वेश्चन। तो ये हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 50 तक का पहुंच गए हैं और इसके आगे का जो क्वेश्चन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। अभी आप ध्यान देना एक चीज, कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपको कि अभी जो आपका परसों टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट में एनवायरमेंट और आपका फॉरेस्ट्री है। इसके बाद आपका जो 14 नवंबर को जो टेस्ट होगा वो भी क्या आपका एनवायरमेंट और फॉरेस्ट्री का है। तो कुल मिलाकर के ये सप्ताह और जो अगला वीक रहेगा आपका, ये पूरा आपको फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंट पे फोकस करना है। इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि पहला तो क्या है, ये जो मैं वीडियो जहां पर आप देख रहे हैं एक, दूसरा क्या है कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं 2, थर्ड नंबर पे आपका आता है ध्यान रखना कि जो बुक है फॉरेस्ट्री वाली, उस फॉरेस्ट्री वाली बुक को आप बहुत अच्छे तरीके से पूरे पॉइंट को देखिए तो निश्चित रूप से मान के चलना कि 5 दिसंबर को जो आपका एग्जाम होगा उसमें फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंट के अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट।